हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं इस यूनिट में काइनेमेटिक्स में। सबसे पहले हमने शुरू किया था कि एक लीनियर रास्ते पे स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे हमने स्टडी किया वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है और वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे चेंज होता है। वहाँ पे सारी बातें हमने सीखी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फिर एक्सीलरेशन पे गए। यूनिफॉर्म कैसे बोलते हैं, किस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि दिस इज़ यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद फिर वो लीनियर रास्ते पे जो मोशन था, उसके बाद वो सीखने के बाद हमारे को ज़रूरत थी फॉर इंक्लाइंड रास्ते, जैसे सर्कुलर मोशन है या अभी जो बात की हमने लास्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन है। इन सब में हमारे को वेक्टर के नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसलिए बीच में हमने थोड़ा वेक्टर के बारे में सीखा 4-5 दिन तक। उसके बाद फिर हमने शुरू किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 3 तरीके का होता है। फर्स्ट सिंपलेस्ट केस, हॉरिजॉन्टल के केस में हमने सीखा। फिर अगर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है ऑन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो सीखा। और लास्ट जो है सबसे टिपिकल प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, एंगुलर भी है और इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो कल हमने वो सीखा। अब लास्ट में एक चीज़ बचती है सर्कुलर मोशन के बारे में, कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन को कब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, मतलब उसको यूनिफॉर्म कब बोलेंगे। दूसरी बात, उसमें वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, उसमें क्या लीनियर मोशन के जैसी होती हैं या कुछ चेंज है, तो वो आज सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जो आपको सिंपल एक सर्कल का पता है। इस सर्कल पे, इस ऐसे सर्कुलर रास्ते पे अगर कोई चीज चलती है, ऐसे कंप्लीट होने के, ये चलने के बाद एक साइकिल कंप्लीट कर दिया, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो इस तरीके से सर्कुलर रास्ते पे जो चलना होता है दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे बोलेंगे, तो जैसे लीनियर में तो हमें पता है कि भाई यहाँ से शुरू हुए, यहाँ ऐसे चले गए, अगर ये ऐसे कहीं कहीं से गए तो ये तो है डिस्टेंस, और इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो है लीनियर के केस में, जो कि सिंपल, जहाँ पे हम लीनियर भी नहीं बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया समझ लो ऑटोमेटिक लीनियर। लेकिन सर्कुलर में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ये कैसे होंगे, तो इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ये होता है, पहले तो सर्कल है तो इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है तो इसकी ये एक रेडियस है। तो ये जो रेडियस जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लिया ए से लेके बी तक, ए से बी तक जाने में ये रेडियस ने कितने एंगल को ट्रैक किया, दिस एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थीटा से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा है। इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आई हैव गिवन यू नोट्स, और नोट्स में सब कुछ डिटेल में लिखा है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे, दिस इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगर ए से लेके बी तक गया है तो कितना एंगल उसने ट्रेस किया, उस एंगल की वैल्यू को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, मतलब ए से लेके बी तक कहीं पे गया है, तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो लीनियर के केस में तो सिंपल क्या है कि ए से बी तक मिला लो, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो होती है लीनियर वेलोसिटी। लेकिन एवरीथिंग इज इन सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कौन सी लेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलेंगे, दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब इससे क्या हो गया, एंगुलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, थीटा। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको, तो ये थीटा अपॉन टाइम टी।
अब एक बात मैथमेटिक्स में हमें पता है, अगर कोई आर्क है, दिस इज ए आर्क, दिस इज एंगल थीटा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट बी, दिस इज सेंटर। तो अगर ये थीटा निकालना है तो थीटा आपने सीखा है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मान लिया रेडियस आर है तो आर्क लेंथ तो ए टू बी और रेडियस इसकी क्या है आर, तो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर, मतलब एल लेंथ जिसको आर्क लेंथ मैथ में हम सिंपल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बी अपॉन आर किया, आर्क लेंथ एल। तो यहाँ पे अगर थीटा निकालना है तो ये क्या होगा आर्क लेंथ ए बी अपॉन आर, तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं ओमेगा की जगह, ओमेगा के फार्मूला में, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह रख सकते हैं हम ए बी अपॉन आर इंटू टी। ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बी ये यहां से लेके यहां तक रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बहुत ही छोटा एंगल है तो ये ए बी आर्क और ये लेंथ बहुत ही एक दूसरे के सेम होंगे, ये रेड कलर और ये ब्लैक कलर, इन दोनों में ये जो ए से लेके बी तक आप इस सर्कुलर रास्ते से जाओ या इस सीधे रास्ते से जाओ, अप्रोक्सीमेटली वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे अगर ये थीटा एंगल स्मॉल है। तो उस सिचुएशन में हम इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी लीनियर जो आपने आज तक सीखी है वो क्या सीखी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मान लिया एल अपॉन टाइम, यही सीखी हमने। तो अगर ये ए बी आर्क लेंथ और ये बिल्कुल समान है, हम मानते हैं कि ये एंगल बहुत ही छोटा है, तो हम इस ए बी अपॉन टी मतलब आर्क लेंथ अपॉन टाइम इसको क्या लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो आज के बाद ये जो एंगुलर वेलोसिटी अगर ये निकालनी पड़ जाए कहीं पे, लीनियर वेलोसिटी दी हुई है, लीनियर वेलोसिटी जो आज तक पढ़ते आए हो आप उसी को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, उस लीनियर वेलोसिटी को रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीख लिया, एंगुलर वेलोसिटी सीख ली। अगर हमें निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी है तो हो सकता है अगर वो चेंज होगी तो एक्सीलरेशन भी बनेगा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। थर्ड, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को ऐसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बड़ा ए, लेकिन मैं इसको बार बार जल्दी में ऐसे लिखूंगा, इसको भी अल्फा ही बोलते हैं और मैं इसको अल्फा को ऐसे लिखूंगा, टेक्निकली बुक्स वगैरह में ऐसे दिया मिलेगा, तो डोंट कंफ्यूज, बोथ आर सेम। या तो ऐसे बड़ा सा ए बना के इसको अल्फा बना दो और या फिर ऐसे बना दो, तो मैं जल्दी जल्दी में ऐसा ही लिखूंगा, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्योंकि लीनियर एक्सीलरेशन क्या था, लीनियर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, a इज इक्वल टू v बाई टी। अब यहाँ पे एंगुलर है सब कुछ, तो एंगुलर के केस में अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टाइम। ओमेगा की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली कि v बाई आर, इसको यहाँ पे रख देते हैं v बाई आर इंटू टाइम t। अब ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, लीनियर एक्सीलरेशन, जिसको हम आज तक पढ़ते आए हैं। तो आज के बाद एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, लीनियर एक्सीलरेशन अपॉन टाइम तो हो गया लीनियर एक्सीलरेशन स्मॉल ए अपॉन में आर, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन अपॉन में रेडियस। एंगुलर एक्सीलरेशन को निकालना है, अगर लीनियर एक्सीलरेशन दिया है रेडियस से डिवाइड कर दो। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं एंगुलर या सर्कुलर केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। तो अगर सर्कुलर मोशन है वहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात है तो वहां उसका मतलब है कि उसने कितना एंगल ट्रेस किया, अगर वहां पे वेलोसिटी की बात है तो वो एंगल का चेंज अपॉन में टाइम, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और अगर डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी दे रखी है रेडियस से डिवाइड कर दो तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही अगर एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है या तो एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, या फिर अगर लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, लीनियर एक्सीलरेशन अगर दे रखा है सॉरी, तो उसको रेडियस से डिवाइड कर दो, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब इस मोशन में, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे कि दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करते हैं।
एंगुलर एक्सीलरेशन तब बोलते हैं हम लोग, मान लिया इसी फिगर में समझाता हूं मैं। अगर कोई बॉडी मान लिया ये ऐसे सर्कुलर रास्ते पे यहां से चलती है 1 पॉइंट, 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंच जाती है, अगली सेकंड में यहाँ पहुंच जाती है, अगली सेकंड में यहाँ, अगली सेकंड में यहाँ। अगर ये इक्वल टाइम में, इक्वल मान लिया ये टाइम 1 सेकंड, ये टाइम भी 1 सेकंड, ये टाइम भी 1 सेकंड, ये टाइम भी 1 सेकंड, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। मान लिया ये जो है 0.1 सेंटीमीटर है, ये भी 1.1 सेंटीमीटर, ये भी 0. तो अगर ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उस तरह का जो मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है और इक्वल टाइम में, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उस बॉडी के उस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन आता है, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? स्पीड तो मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन इट विल बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में एक ही फर्क होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो जैसे जैसे ये अलग अलग पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? वेलोसिटी की जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है उसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है 1 पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये है v2, थर्ड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये है, फोर्थ पॉइंट पे ये है, फिफ्थ पॉइंट पे टेंजेंट ये ऐसे। तो मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो वेलोसिटी हर जगह सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर जगह कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग। तो डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड होती है वेलोसिटी में, इसलिए हम वेलोसिटी को ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली इट विल रिमेन्स सेम थ्रू आउट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। डायरेक्शन क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि जहां जहां जिस जिस अलग अलग पॉइंट पे हम जाएंगे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने से टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। यहाँ पे टेंजेंट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। और ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो वी कैन से इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन speed of the body will remains constant but velocity will not be constant because its direction is continuously changing because tangent drawn on the point are different। तो ये इस बात का जवाब आपको देना है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पूरा पाथ, मान लिया कोई बॉडी यहाँ से चली और ये यहाँ से कंप्लीट करके वापस यहीं पे आ गई, तो पूरा ये पाथ कंप्लीट करने में इसको जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। तो ये इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाइम पीरियड के बारे में क्या बोलना है? दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन या वन साइकिल। क्योंकि इसके बाद यहाँ आया तो ये एक साइकिल कंप्लीट, दोबारा फिर उसी रास्ते से जाएगा, दोबारा फिर चौथी बार फिर, तो ये क्या साइक्लिक मोशन हो गया ना, एक साइकिल कंप्लीट। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। अब इसके बाद सेकंड चीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई बॉडी ऐसे चल रही है, लगातार चले जा रही है कोई सर्कुलर चीज, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में या यूनिट टाइम में। एक सेकंड और यूनिट टाइम एक ही बात क्यों है? क्योंकि यूनिट टाइम का मतलब एसआई सिस्टम है और एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितने साइकिल कंप्लीट करती है? वो 10 करती है, 5 करती है या 15 करती है, जितने भी साइकिल कंप्लीट करती है एक सेकंड में, वो जितने भी साइकिल कंप्लीट करेगी वो उसकी क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? साइकिल पर सेकंड।
नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड जितने भी, और टाइम की तो हमें पता ही है एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, सेकंड। अब थर्ड ये है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन न्यू एंड टी। अब हम मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। न्यू फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये किसी चीज की बॉडी अगर फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है मतलब इतनी वैल्यू है उसकी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि इतने साइकिल हैं एक सेकंड में। तो न्यू रिप्रेजेंट साइकिल इन 1 सेकंड, एक सेकंड में इतने साइकिल हैं। अब एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतने साइकिल को, न्यू साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए तो 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा, 1/न्यू। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा 1/न्यू। और एक साइकिल को में जितना टाइम लगता है उसी का नाम हमने टाइम पीरियड दिया है। टाइम पीरियड भी क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, इसको हम बोलते हैं टी। और ये मैंने निकाला इससे, दोबारा बता रहा हूं, न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि इतने साइकिल एक सेकंड में, न्यू ये रिप्रेजेंट करता है। तो एक साइकिल का कितना टाइम होगा, इतने साइकिल तो है एक सेकंड में, एक साइकिल होगा 1/न्यू सेकंड में। तो ये दोनों ही चीज एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एक साइकिल का टाइम 1/न्यू और एक साइकिल का टाइम टी। तो दोनों अगर एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है तो इन दोनों को तो बराबर होना चाहिए, t = 1/न्यू। तो ये क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। या तो ऐसे लिखा बोल सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी = 1/t, या फिर ऐसे बोल सकते हो t = 1/न्यू। अब इसके आगे एक रिलेशनशिप ये आता है कि रिलेशन बताओ एंगुलर वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और टाइम में। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। Relation between angular velocity, frequency and time. Relation between angular velocity ओमेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड साइकिल टाइम टी, ये रिलेशन बनाना है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने क्या सीखा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब थीटा अपॉन में टाइम टी, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। ये यहां से लेके यहां तक मान लीजिए थीटा टाइम में गया है, थीटा गया है टाइम टी में, तो थीटा अपॉन टी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। अब अगर ये कंप्लीट साइकिल करता है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस सिचुएशन में, ये यहां से गया ऐसे यहां पहुंचा, π/2 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो मतलब एक साइकिल जब ये कंप्लीट करता है तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 2π, व्हेन थीटा = 2π। और एक साइकिल को कंप्लीट करने का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी। तो उस टाइम पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल टी। तो जब ये थीटा 2π होगा उस टाइम पे टाइम पीरियड जो होगा वो एक साइकिल टाइम के बराबर होगा। तो ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, 2π/t, ओमेगा = 2π/t। और अभी अभी हमने सीखा है कि t = 1/न्यू। अगर इसका उल्टा करें तो न्यू = 1/t। तो 1/t की जगह क्या रख सकते हैं, 1/न्यू। तो यहां से ओमेगा = क्या आ गया, 2π/न्यू। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। अब एक लास्ट टर्म बचती है
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब हमने देख लिया अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी है, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, फिर भी उसकी वेलोसिटी जो है लगातार चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमने क्या सीखा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। यहाँ वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इसका एंगल लगातार चेंज हो रहा है, एंगुलर मोशन में है, तो यहाँ एंगुलर मोशन में है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वो जो है उसका मैग्नीट्यूड वाइज स्पीड तो है सेम। तो इस तरह का जहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? मान लिया एक बॉडी ऐसे सर्कुलर रास्ते पे है, ये पॉइंट ए है इनिशियली और ये बी पे चली जाती है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी तो क्या करेंगे, ये सेंटर से ये रेडियस है और इस पे टेंजेंट जब ड्रा कर देते हैं तो ये यहाँ की वेलोसिटी आ जाती है। इसी तरीके से जब यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाती है। तो दिस इज v1, दिस इज v2। अगर दिस इज d थीटा तो इन v1 v2 को अगर हम दोबारा यहाँ बनाए तो देखो इसके परपेंडिकुलर ये था तो इसको बना दिया, इसके परपेंडिकुलर ये था और मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ बनाना चाहता हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। पहले ये दूर था लेकिन मैं डायरेक्शन वही रखता हूँ, वही डायरेक्शन है। इसको उठा के मैंने बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ऐसे मिला दिया तो ये गया ऐसे, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब डिफरेंस का मतलब क्या है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ये निकालना है मतलब मान लिया ये है v1, ये है v2, v1 प्लस डेल्टा v, क्योंकि ये वेक्टर v1 जो है यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, डेल्टा v यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, और इनका रिजल्टेंट जो है इस पहले वाले से यहाँ से शुरू और लास्ट वाले के यहाँ पे खत्म। तो रिजल्टेंट v2 क्या हो जाएगा ये, और v1 माइनस v2 अगर सॉरी डेल्टा v अगर निकालना है, डेल्टा v क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, और ये सारे जो है वेक्टर हैं। तो ये डेल्टा v क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। तो ये डेल्टा v रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, ये भी इस पे टेंजेंट था, ये भी इस पे टेंजेंट था, तो अगर यहाँ इन दोनों के बीच एंगल d थीटा है तो यहाँ पे भी ये एंगल जो है d थीटा ही होगा। अब अगर हमें ये d थीटा एंगल चाहिए, अगर ये निकालना है d थीटा, तो ये d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये d थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये आर्क अपॉन में ये रेडियस, मतलब ये डेल्टा v अपॉन में या तो ले लो v1 या तो ले लो v2, क्योंकि ये v1 और v2 की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये अपॉन इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, तो d थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा v अपॉन में या तो v1 या तो v2, तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम। तो ये आ गया d थीटा। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, d थीटा बाई dt। अब इसको इसके नीचे ले आओ क्योंकि d थीटा की वैल्यू तो ये कंप्लीट है, तो 1 बाई dt डेल्टा v अपॉन में v, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब देखो ये है चेंज इन वेलोसिटी, ये है चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। कौन सा एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये पूरा एंगुलर मोशन चल रहा है तो इसी में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से जो चेंज आया वो ही है ना ये वेलोसिटी, जो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आया। तो ये जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन में v इज इक्वल टू ओमेगा, जिसको मैंने बोला था कि मैं बार बार इसको अल्फा भी लिखूंगा। तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इंटू v इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन। दिस इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। एक चीज आपने सीखी है कि ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर,
तो v की जगह अगर हम ये लिखना चाहें ओमेगा आर, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू अल्फा। या फिर अगर ओमेगा की जगह v बाई आर रखना चाहें तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू अल्फा। तो ये तो है हमारा ओरिजिनल फार्मूला ओमेगा इंटू वी। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा आर या वी अपॉन आर। तो इन तीनों को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ ओमेगा वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों ही किसकी वैल्यू है, एंगुलर एक्सीलरेशन की। तो इस तरीके से आप एंगुलर एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारी सेकंड यूनिट खत्म हो जाती है। कल से हम नेक्स्ट थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।